Guys, this is Kamlesh Sharma and I welcome you all in Aurora IAS and this is our lecture number 10 of banking in India. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने डिजिटल पेमेंट की शुरुआत कर दी थी। मतलब लास्ट लेक्चर में हमने 3 टॉपिक्स देखे थे। सबसे पहला टॉपिक था ऑन टैप बैंकिंग गाइडलाइंस, ठीक है। दूसरा था एफडीआई इन बैंकिंग सेक्टर और तीसरा टॉपिक था डिजिटल पेमेंट्स का पहला जो इनिशिएटिव था, ठीक है, जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन कहलाता है, उसको हमने पढ़ लिया था। और आज हम और कुछ इनिशिएटिव्स पढ़ेंगे। मैं आपको डिजिटल पेमेंट के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा। डिजिटल पेमेंट का जो बेसिक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि कैसे इवोल्यूशन होता है मनी का। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले कमोडिटी मनी थी, फिर मेटेलिक मनी आई, पेपर मनी आई, डिजिटल मनी आई, अब बिटकॉइन आ गए हैं, ठीक है। जो इवोल्यूशन है डिजिटल मनी का कि कहाँ कैसे हम डिजिटल मनी पे पहुँचे, वो कंप्लीट हम मनी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, मनी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अपने ओवरव्यू लेक्चर में कि जो मनी है इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ऑल्टरनेट ईयर में, आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस साल भी जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इससे इस साल 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हमें, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि मनी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मैंने आपको बताया था मनी एंड जो हमारा दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है वो ऑल्टरनेट ईयर्स आ रहा है, उसका पैटर्न भी ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं वहाँ पर उसकी वैल्यू के हिसाब से पढ़ाऊँगा। आई वोंट टीच टू मच अबाउट इट, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र। तो जब भी आप बैंक में जाते होंगे तो यू मस्ट बी कन्फ्यूज्ड अबाउट दैट, दैट मीन्स विच वे विल बी बेटर इफ़ यू हैव टू ट्रांसफर द फंड, ठीक है। लाइक आरटीजीएस आपको मिलता है जिसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। फिर आता है नेफ्ट जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। फिर आता है आईएमपीएस जिसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। तो ये सेटलमेंट्स क्या होते हैं, देखो, लेट मी वेरी क्लियर। अब यहाँ पर आप जानना चाहेंगे कि भैया किस में ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, कौन सा कॉमन मैन के लिए अच्छा होता है एंड एवरीथिंग। बट याद रखना कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। यूपीएससी ये सब चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। यूपीएससी सिर्फ 2 ही चीज़ पूछेगा, वो भी प्रीलिम्स में पूछेगा। इससे पहली चीज़ पूछेगा किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है, हु इज़ द लॉन्चर और ओनर ऑफ इट, ठीक है। और दूसरी चीज़ रहेगी कि इसकी वर्किंग कंडीशंस क्या है, मतलब कब कब ये काम करता है, ठीक है। और बाकी से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों पे फोकस रखना और वही 2 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आरटीजीएस है, देखो आरटीजीएस और इस पे देखो आप आरटीजीएस और आईएमपीएस, ठीक है, इन दोनों पे देखो ये लोग इमीडिएट पेमेंट करते हैं। टू चेंज द कलर यार। ये देखो, ये दोनों इमीडिएट पेमेंट करते हैं, ये देखो एंड इमीडिएट। लेकिन इनके डिफरेंस में क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको आरटीजीएस से पैसा ट्रांसफ़र करवाना है, वो भी इमीडिएट जो होगा, वो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख से ऊपर का पैसा होगा, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट कुछ भी हो सकती है, मैक्सिमम कैन बी इनफाइनाइट, ठीक है। और जो मिनिमम लिमिट है वो होगी 2 लाख। मिनिमम क्या होगी, 2 लाख। और याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ वर्किंग डेज में काम करता है। वर्किंग डेज मतलब मंडे टू सैटरडे, मतलब जो भी या वर्क बैंक का वर्किंग डेज होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिमिट रहती है कुछ की 6 से 7, मतलब 6 AM से लेकर 7 PM तक भी लोग ट्रांसफ़र करते हैं। और भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो यू कैन गो टू आरबीआई वेबसाइट, वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। ये सब डेटा मैंने वहीं से उठाया है, ठीक है, कि इस टाइम पे रहता है। ये सब पढ़ा था बट मैंने देखा कि ये सब यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी के लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि आरटीजीएस जो है वो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सिर्फ और सिर्फ वर्किंग डेज पे चलता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग डेज पे चलता है। और इस पर आप इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पर लिखा ना रियल टाइम, आरटी का फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम, ठीक है, रियल टाइम। तो आप इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो और आपको मिनिमम 2 लाख तो भैया लगाने पड़ेंगे। मतलब अगर आप 2 लाख से नीचे की पेमेंट करना चाहते हो तो आप इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो आपने देखा यहाँ पर इसकी लिमिटेशन है कि भैया अगर मान लो मुझे 2 लाख से अंडर की पेमेंट करनी है, वो भी इमीडिएट करनी है, तो मैं कैसे करूँगा। और ऊपर से ही तो सिर्फ वर्किंग डेज में काम करना है यार, मुझे मान लो संडे को पेमेंट करना है तो कैसे करूँगा मैं। तो उसके लिए सोल्यूशन कौन लेके आया, एनपीसीआई। कौन लेके आया, एनपीसीआई। एनपीसीआई भी एक बॉडी है, ठीक है, जो डिजिटल पेमेंट्स को इंडिया में हैंडल करती है। मतलब जो भी पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ इंडिया है उस एक्ट के अंदर ये एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, जो कि बनाई गई है आरबीआई और बैंकिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। बैंकिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है और ये डिजिटल पेमेंट्स को इंडिया में हैंडल करती है, ठीक है। ये आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है। एनपीसीआई ने क्या किया, आईएमपीएस को लॉन्च किया। आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। तो आपने देखा कि ये सिर्फ 2 लाख तक अलाउ करता है। मतलब आप देखो, अगर आपको 2 लाख से ऊपर की पेमेंट करनी है तो आपको आरबीआई का आरटीजीएस ही यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर मिनिमम 2 लाख है और मैक्सिमम इनफाइनाइट है। लेकिन आप एनपीसीआई का आईएमपीएस देखो, ठीक है, इसकी सिर्फ 2 लाख है। मतलब ये आप कह सकते हैं ये कॉमन मैन के लिए बनाया गया, जैसे आप और हम जैसे लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए
ये बनाया गया है, ठीक है, सिर्फ 2 लाख तक, और इमीडिएट होगा। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये 24/7 अवेलेबल रहता है, मतलब ये संडे को भी काम करता है। आप देखो कॉमन मैन को कभी भी पैसे की ट्रांसफ़र करने की जरूरत पड़ती है, उनको हमेशा इमीडिएट पड़ती है, और ज़्यादा 2 लाख की अमाउंट होती है। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कॉमन मैन के लिए। मतलब आरबीआई ने एनपीसीआई को बोला कि भैया आप कॉमन मैन के हिसाब से कोई ऐसा नेट ट्रांसफ़र निकालो, तो ये होता है, ठीक है। ऐसा ना सब में चार्जेस लगते हैं, ठीक है। अभी कुछ न्यूज़ चल रही थी कि आरबीआई ने डिसाइड किया है कि भाई उसने नेफ्ट और आरटीजीएस में जो चार्जेस है वो लेना बंद कर दिया, और बैंक्स को बोल रहे हैं कि आप ये जो मैंने चार्जेस लेना बंद किया है वो उसको भी आप बंद कर दो, बट बैंक्स आर नॉट फॉलोइंग इट, ठीक है। तो ये डिबेट थोड़ा बहुत चल रहा है, दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके। यूपीएससी पूछेगा भी नहीं। इसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है नेफ्ट, ठीक है। हमने क्या समझ लिया, हमने आरटीजीएस समझ लिया और हमने आईएमपीएस समझ लिया, ठीक है। अब नेफ्ट समझते हैं। देखो नेफ्ट भी आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, अब ये भी वर्किंग डेज में काम करता है, और इसमें देयर इज़ नो लिमिट, ओके, देयर इज़ नो लिमिट। आप चाहें तो 1 रुपये भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और 1,000 करोड़ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो लिमिट ओवर इट, और ये भी वर्किंग डेज में काम करेगा। तो आपको एक चीज़ तो याद हो गई होगी, आरबीआई ने आरटीजीएस और नेफ्ट लॉन्च किया, दोनों के दोनों वर्किंग डेज में ही काम करते हैं, ठीक है। आरटीजीएस रियल टाइम है इसलिए इमीडिएट करता है और मिनिमम 2 लाख का है, और जो दूसरा इनिशिएटिव है आरबीआई का वो दैट मीन्स उसके पर कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम भी नो लिमिट और मैक्सिमम भी नो लिमिट। लेकिन यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम थी, ठीक है। प्रॉब्लम ये थी कि ये जो नेफ्ट वाले में है ना, इसमें रियल टाइम पेमेंट नहीं होती है, उसमें स्लॉट्स में पेमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने 6 से 7, ठीक है, आपने 6 से 7 के बीच में जितनी भी पेमेंट्स होंगी उनको 1 घंटे बाद ट्रांसफ़र किया जाएगा, ओके। उसको 1 घंटे बाद ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र करवानी है 9 बजे, तो मुझे 7 से 8 के बीच में आरबीआई को बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे अपनी ये 2 लाख रुपए की पेमेंट ट्रांसफ़र करवानी है। इन द सेम वे ऐसे 7 से 8 के बीच में बहुत सारे लोग होंगे, तो उन सब की पेमेंट एक साथ ट्रांसफ़र की जाएगी। आप समझ रहे हो ना, ऐसे कि कई बार डोमिनोज करते थे, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है डोमिनोज में कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 3 से 4 ऑर्डर हो जाते हैं तभी वो लोग ऑर्डर लेके निकलते हैं, बिकॉज उनको पता है कि सिर्फ एक बंदे के लिए जाएंगे तो पेट्रोल का ज़्यादा खर्चा होगा, तो बचाने के चक्कर में वो लोग ऐसा करते हैं। तो सेम यहाँ पर आरबीआई के जो नेफ्ट है उसमें ऐसे ही होता है। तो आपने देखा प्रॉब्लम ये थी कि ये तो ठीक था भाई, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमें इमीडिएट चाहिए, तो इमीडिएट का कोई सोल्यूशन नहीं था। तो इमीडिएट का सोल्यूशन किसने लाया, वो लाया आईएमपीएस ने, ठीक है, एनपीएसआई के द्वारा। समझ में आ गया, ओके, वेल एंड गुड। सो नाउ लेट्स मूव टू द डिजिटल पेमेंट्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव, ठीक है, अभी जो रिसेंट में हुए हैं। सबसे पहले तो आता है एमडीआर। ये तो यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका, आपने देखा होगा, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। क्या होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है। अब देखो मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, एग्जांपल से बता रहा हूँ, शॉपकीपर के पास जाते हो, आपने बोला कि भाई मैं तो कार्ड से पेमेंट करूँगा, मोदी जी ने बोला है कि हमें कार्ड यूज़ करना चाहिए, तो आप शॉपकीपर के पास जाते हो कि भैया मैं कार्ड से पेमेंट करूँगा। आप अपनी पॉइंट ऑफ सेल मशीन निकालो। पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या होती है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन वो होती है जिसमें आप कार्ड स्वाइप इन करते हो, ठीक है। जैसे आपको काफ़ी शॉपिंग मॉल्स में देखने को मिल जाती है, या फिर काफ़ी जगह मिलती है, दैट मीन्स मतलब मैं वैसे बोल रहा था कि सबको देखने को मिलेगा। अगर कोई टियर 2 सिटी का बंदा भी देख रहा है मेरी तरह, तो उसको भी पता चलेगा कि शॉपिंग मॉल्स में देखने को मिलेगी, या फिर बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं वहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल मशीन जिसमें आप ऐसे कार्ड स्क्रैच कर सकते हो, ठीक है। अब आपने बोल दिया ठीक है भाई शॉपकीपर आपको लगा देगा, लेकिन जब ये शॉपकीपर पॉइंट ऑफ सेल मशीन यूज़ करता है तो उसका कुछ चार्ज करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 1,000 रुपये की पेमेंट की, ठीक है, ₹1000 की मैंने पेमेंट की, तो यहाँ पर जो शॉपकीपर होता है, शॉपकीपर ने कितने का माल बेचा, आपको 1,000 रुपये का माल बेचा, ठीक है, लेकिन उसको पूरा 1,000 रुपये नहीं मिलेगा, उसको कुछ पैसा कम मिलेगा। मान लो उसको सिर्फ 990 रुपये मिलेगा, 10 रुपये चार्ज कट गया, उसी चार्ज को बोलते हैं एमडीआर। अब आप सोचोगे ये चार्ज क्यों कटा, देखो ये जो मशीन्स हैं, ठीक है, इन सब के ऊपर क्या काम कर रहा है, कार्ड काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं मास्टर कार्ड हो गया, रुपे कार्ड हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कार्ड हो गए, मैस्ट्रियो कार्ड हो गया, वीज़ा ग्लोबल, पता नहीं कौन कौन से आते हैं, तो वो सारे कार्ड्स काम कर रहे हैं। ये लोग अपना चार्ज लेते हैं, भैया आपने हमारी सर्विसेज यूज़ की हैं, ठीक है, आपने हमारी सर्विसेज यूज़ की है, तो वो जो सर्विस का चार्ज होता है वो एमडीआर कहलाता है, जो कि शॉपकीपर को अपनी जेब से देना पड़ता है, ठीक है। फिर से एग्जाम्पल समझो, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये का प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी 1,000 रुपये का प्रोडक्ट है, मैंने शॉपकीपर से खरीद लिया, मैंने बोला कि भैया मोदी जी ने मुझे बोला है कि मुझे कार्ड से पेमेंट करनी है। अब मैंने जब यहाँ पर कार्ड से पेमेंट की तो यहाँ पर शॉपकीपर को सिर्फ और सिर्फ 990 रुपये मिले, बिकॉज 10 रुपये तो भैया इन लोगों ने उठा लिए, ठीक है, ऐसे मास्टरियो कार्ड वाले ने, रुपए वालों ने, और जितने भी ये कार्ड्स वाले तो इन लोगों ने ले लिए, ठीक है। समझ में आ गई ना, इसी को बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। और यही रीज़न है कि ये जो शॉपकीपर्स होते हैं अपने पास ये स्वाइपिंग मशीन नहीं रखते हैं, ठीक है, इसका भी रीज़न है, आप समझो, शॉपकीपर नहीं रखते हैं। और एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि इसमें जो 2,000 रुपये तक का
पेमेंट होता है वो फ्री होता है, ठीक है, 2,000 रुपये तक का पेमेंट फ्री होता है। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे यहाँ एक स्टोर है राजस्थान किराना स्टोर, वो थोड़ा अपने आप को स्टैंडर्ड बंदा समझता है तो वो अपने यहाँ स्वाइपिंग मशीन रखता है। लेकिन मैंने उनके यहाँ से कुछ सामान लिया और अप्रॉक्सीमेटली उसका बिल हो रहा था 3,500। तो मैंने बोला कि आई विल यूज़ माई कार्ड, तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया आप सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये तक का पेमेंट करोगे कार्ड से, बाकी का जो भी पेमेंट है यू हैव टू मेक इन कैश। बिकॉज अगर मैं उससे ऊपर का पेमेंट करता तो उनका क्या होता है 1,500 पर कुछ चार्ज लग जाता, 150 रुपये कुछ 100 रुपये कट जाता। सो दैट्स वाई ही डजंट अलाउ इट। ठीक है, समझ में आया कि एमडीआर का कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, इजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको ये भी बताया कि पैसा कहाँ जाता है। एक चीज़ और, अभी रुपए वर्सेस जितने भी ग्लोबल कार्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर हो गया, फिर आप कह सकते हो वीज़ा ग्लोबल हो गया, ये सब जो कार्ड है उनके बीच में एक तरीके की रेस छुड़ी हुई है। देखो हुआ ये है कि जो रुपए है ना, रुपए को बोल दिया गया कि भैया आप कितना भी, मतलब अगर किसी पास रुपए कार्ड है, अगर वो स्वाइपिंग मशीन में यूज़ करता है तो चार्ज नहीं करता है। ठीक है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखो, अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि इनके लिए जो कंपटीशन बढ़ रहा है रुपए की तरफ से, ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि बैंक्स को रुपए को प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज ये इंडियन कार्ड है। आपको बता दो जो रुपए है वो इंडियन कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन बैंक्स हैं, उन्होंने रुपए को बनाया है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि जो हमारा रुपए है उस पर चार्ज तो नहीं कट रहा है, अब बैंक्स भी इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो ये क्या हो रहा है यार, मतलब सिंपल सी बात है, चार्ज नहीं कट रहा तो इन लोगों को रुपए प्रमोट करना चाहिए। देखो प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपने देखा कि जो एमडीआर कट रहा था, मान लो 100 रुपये का एमडीआर कट रहा था, मान लो वीज़ा ग्लोबल के द्वारा लिया जा रहा है, तो उसमें से कुछ जो पेमेंट है वीज़ा ग्लोबल बैंक्स को भी देती है, बिकॉज बैंक्स अब यहाँ पर रोला है ना। बैंक्स ने ही आपका कार्ड प्रमोट किया था, बैंक्स ने ही आपका कार्ड भेजा था कि भैया आप वीज़ा ग्लोबल ले लो, मास्टर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो उससे बैंक का भी फायदा हो रहा था। अब यहाँ पर वो चीज़ हट गई है, इसलिए ये लोग रुपए को भी प्रमोट नहीं करते हैं। बैंक्स बोलते कि भाई चलो ठीक है उनको जा रहा था, ठीक है, लेकिन हमें भी थोड़ा बहुत मिल रहा था। अब रुपए को लगाने से ना तो उनको मिल रहा है ना तो हमें मिल रहा है, तो इसलिए ये भी एक कंट्रोवर्सी चल रही है। ओके, अब इसके बाद आरबीआई ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया था लास्ट ईयर, एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड। ठीक है, इसका फंडा क्या था? इसका फंडा सिंपल सा था कि जो पेमेंट है, मतलब जो डिजिटल पेमेंट होती है, उसे रूरल एरिया तक लेके जाना है। ठीक है, रूरल एरिया तक मतलब लास्ट माइल तक लेके जाना है। जो मतलब गांव में जो बंदे बैठे रहते हैं पान का ठेला लेके, वो लोग भी अपने यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल मशीन रखे। इसलिए आरबीआई ने अलाउ किया कि भैया 2,000 तक कोई भी आपसे एमडीआर को नहीं लिया जाएगा, और रुपए में तो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। अब देखो इसका गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया था। अब जो भी देखो, अब 2,000 रुपये, ठीक है, जो रुपए चल रहा है, अब रुपए चल रहा है तो सिंपल सी बात है पैसा तो लग रहा है। जैसे ग्लोबल लेते हैं, ग्लोबल वीज़ा लेते हैं, मास्टर कार्ड लेते हैं, इन सबका पैसा जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर आपको सब्सिडी दे रही है, ठीक है, 2,000 रुपये तक की। और ये जो जितना भी पैसा कंपनसेट होता है वो एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड से कंपनसेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा दैट मीन्स दिमाग यूज़ किया था कि देखो भाई, मैक्सिमम इंडिया में या रूरल एरिया में 2,000 रुपये से ऊपर तक की पेमेंट ऐसी कोई नहीं करता है। लोगों का छोटा मोटा काम होता है 150 रुपये का, 100 रुपये का, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इन लोग को यहाँ पर अगर फ्री मिल जाएगा तो शॉपकीपर भी यूज़ कर लेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने एमडीआर भी जीरो कर दिया और रुपए में जो भी चार्जेस होंगे वो भी जीरो कर दिया। इसलिए जनधन अकाउंट में रुपए काट दिया जा रहा है। आपने देखा ना, जनधन अकाउंट में रुपए काट दिया जा रहा है कि डिजिटल पेमेंट प्रमोट हो, और जो भी लॉस हो रहा है रुपए को, तो वो सब एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड से उनको कंपनसेट कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं कर रहे हैं लोग भाई, बिकॉज आपने देखा ना बैंक ने क्या किया, बैंक ने अपनी चोरपंथी दिखा दी यहाँ पर पूरी पूरी। ठीक है, और अभी एक इस साल नया एक फंड लॉन्च किया गया है, पीआईडीएफ, ठीक है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये 500 करोड़ का फंड है, जिसमें आरबीआई 250 करोड़ का दैट मीन्स आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन कर रही है, और बाकी जो 250 करोड़ है वो बाकी बचे हुए जो बैंक हैं वो सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और इस फंड को आरबीआई मैनेज कर रही है। आरबीआई के अंदर एक छोटी सी बॉडी है वो मैनेज कर रही है, लेकिन ओवरऑल आरबीआई मैनेज कर रही है। ठीक है, और आरबीआई ने कितना 250 करोड़ दिया है, और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जितने भी टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ हैं, ठीक है, उन सब में पॉइंट ऑफ सेल मशीन प्रोवाइड की जाए फ्री ऑफ कॉस्ट टू दी हमारे जो भी छोटे मोटे चिल्ले चपाटी लोग होते हैं, दुकानदार लोग, उनको प्रोवाइड की जाए। अब आप समझ रहे हो ना कि वहाँ पर एमडीआर जीरो कर दी गई, 2,000 तक की पेमेंट वो लोग भी अलाउ करेंगे, और रुपए कार्ड रहेगा तो वैसे ही फ्री रहेगा। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, ओके, अब जो सबसे अच्छा इनिशिएटिव आया था वो था यूपीआई और भीम, जिसे आप और मैं काफ़ी प्रेफर करते हैं। देखो यूपीआई क्या है? यूपीआई एक तरीके का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप कह सकते हो यूपीआई एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे बैंक जुड़े हुए हैं। ये सारे बैंक, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, पीएनबी हो गया, सारे के सारे बैंक जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसमें एक दूसरे को फंड ट्रांसफ़र अलाउड है। ठीक है, एक तरह का प्लेटफॉर्म है। मान लो कि हमने एक जगह बनाई, ठीक है, मेरा घर है, वहाँ पर हर किसी बैंक का खाता है,
ठीक है, हर किसी बैंक का खाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई भी पैसे रख सकता है, कोई भी पैसे उठा सकता है, इस तरह का कोई एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म बना है। लेकिन अभी ये जो यूपीआई था वो सिर्फ और सिर्फ बैंक्स यूज़ कर रहे थे, इसे कॉमन पब्लिक तक पहुँचाना था। तो उसके लिए यूपीआई के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद से एक ऐप लॉन्च किया जिसको नाम दिया गया भीम। ठीक है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ यूपीआई, और यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं है। याद रखना, यूपीआई में पैसे ट्रांसफर करने का चार्जेस नहीं लगता है, इसलिए यूपीआई के ऊपर ही सारे दैट मीन्स पेमेंट बैंक जैसे कि पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब क्या है, ये सब यूपीआई के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर पैसे ट्रांसफर चार्जेस नहीं लगते, आप किसी भी अकाउंट से किसी भी अकाउंट ट्रांसफर करो, ये सब तो आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे आई थिंक मुझे बताने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, कॉमन प्लेटफॉर्म है विच इज़ क्रिएटेड बाय एनपीसीआई, याद है ना, क्रिएटेड बाय एनपीसीआई। जितना भी डिजिटल पेमेंट का काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ एनपीसीआई करेगा। ठीक है, एनपीसीआई करेगा, और सारे के सारे बैंक्स कनेक्टेड होते हैं, और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, यहाँ पर चार्जेस नहीं लगते हैं। गवर्नमेंट ने अपना एक ऐप बनाया जिसको बोलते हैं भीम, विच इज़ बेस्ड ऑन यूपीआई, और अब तो बहुत सारे हो गए, जीपे हो गया है, ठीक है, जैसे गूगल पे, इसके बाद आप कह सकते हैं पेटीएम हो गया है, बस। ठीक है, यूपीआई और भीम हो गया। अब हम आते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। एक रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है आरबीआई के द्वारा, इसको याद रखना, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये कौन रिलीज़ करता है? आरबीआई। ठीक है, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलीज़ किया जाता है आरबीआई के द्वारा, इसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब समझो। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो होता है गरीब लोगों के लिए होता है। ठीक है, वल्नरेबल लोग जो भी होते हैं, फॉर वीकर वीकर सेक्शन होता है, जो उनका लो इनकम होता है, इन सब लोगों के लिए होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जिसमें वीकर सेक्शन को, लो इनकम ग्रुप को, या जो भी वल्नरेबल सेक्शन होता है, ठीक है, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज मिले। फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब कि आप कह सकते हैं एडवाइजेस मिले, लोन्स मिले, इंश्योरेंस पॉलिसीज मिले। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज, साथ ही साथ टाइम पे, मतलब टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट मिले, मतलब लोन्स मिले, वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट पे। अब ये नहीं कि आप लोअर सेक्शन से, अगर आप लोअर सेक्शन से पैसे ले रहे हो, दैट मीन्स उनको लोन दे रहे हो, तो आप उन्हें 15% दे रहे हो, ऐसा अलाउड नहीं है। ठीक है, आपको अफोर्डेबल रेट पे देना, फॉर एग्जाम्पल 6% पे, 7% पे। ठीक है, समझ में आया? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसी प्रोसेस है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वीकर सेक्शन को, लो इनकम ग्रुप को, वनरेबल ग्रुप को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही साथ लोन्स प्रोवाइड किया जाता है, वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट पे। उसके एग्जाम्पल्स हैं जैम ट्रिनिटी, ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स, एक्सपेंशन ऑफ बैंक इन रूरल सेक्टर। अब जब बैंक रूरल सेक्टर में जाएंगे तो लोन्स भी देंगे, बिकॉज वहाँ पर उनका खर्चा चलाना है। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग दैट मीन्स आपने देखा ये जैम ट्रिनिटी थी, डिजिटल पेमेंट से करके देखा, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो एक कमेटी बैठाई गई थी, ठीक है, नचिकेत मोर कमेटी बनाई गई थी, और उनको बोला था कि भैया आप फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने का तरीका बताओ। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि आप दो बैंक्स खोल सकते हो, जिसका नाम होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा होगा पेमेंट बैंक। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। तो हम देख लेते हैं कि पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं पेमेंट बैंक क्या होते हैं। तो मैं देखो एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपने बहुत जगह बहुत सारी कंडीशन पढ़ी हुई है, ये खोल सकते हैं, वो खोल सकते हैं, लेकिन यूपीएससी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। यूपीएससी बस जो बेसिक बिल्कुल की डिफरेंस होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक में और पेमेंट बैंक्स में, वो जानने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मैं वही आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं कौन कौन प्रमोट करेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रीपेड कार्ड यूजर्स हैं, टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, एनबीएफसीज़ हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट हैं, सुपर मार्केट चेन्स हैं, कॉरपोरेट हैं, रियलिटी सेक्टर, कॉपरेशन, पीएसयू, ये सब खोल सकते हैं। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ, इसको भूल जाओ। बस आप ये रखो कि जो मिनिमम कैपिटल है, ठीक है, जो मिनिमम कैपिटल है, अगर आपको पेमेंट बैंक खोलना है या स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है, दोनों के लिए 100 करोड़ है। तो पहली चीज़ तो याद रखना कि मिनिमम कैपिटल दोनों के लिए 100 करोड़ रुपए का है। ठीक है, मिनिमम कैपिटल कितना? 100 करोड़ का। अब देखो, जो पेमेंट बैंक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो भी आपका पेमेंट रहता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो लोग लोन नहीं देते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी गांव को बिलोंग करता हूं और मेरे अंदर बिल्कुल भी हैबिट नहीं है सेव करने की, ठीक है, मैं अपने घर के पास खटिया के नीचे सब गड्ढा गड्ढा खोद के चीज़ों को डाल के रखता हूँ, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज वहाँ पर पैसा जंग खा सकता है, ख़राब हो सकता है, कीड़े खा सकते हैं, या कोई चुरा के ले जा सकता है। तो इसलिए मुझे पैसे कहाँ रखने चाहिए? बैंक्स में रखना चाहिए। ठीक है, बैंक्स में मुझे पैसे रखने चाहिए। लेकिन सिंपल सी बात है कि भैया मेरे गाँव में तो बैंक्स अवेलेबल ही नहीं है, बहुत दूर दूर अवेलेबल है। तो पेमेंट बैंक को लॉन्च किया गया। पेमेंट बैंक बिल्कुल आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल होगा, आप इस तरीके से समझिए। ठीक है, बहुत ही पास पास नुक्कड़ नुक्कड़ में अवेलेबल होंगे। अब देखो इसमें होता क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैसे जमा कर सकते हो और आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट मिलेगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन आप सोचो कि भाई ये कैसे हो सकता है? अगर बैंक जब उन पैसों को लोन में नहीं देंगे तो लोगों के पास, दैट मीन्स बैंक के पास प्रॉफिट कहाँ से? जब प्रॉफिट नहीं आएगा तो मतलब वो इंटरेस्ट रेट कैसे वापस करेंगे? तो यहाँ पर ऐसा है कि जितना भी पैसा बैंक के पास आता है, जो पेमेंट बैंक के पास आता है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये आया,
तो उसमें से जो 75% पैसा है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाता है, और वहाँ से जो इंटरेस्ट रेट आएगा वो आप कस्टमर को वापस कर दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 3% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आप बोलोगे कि भैया आप पैसा जमा करो, यहाँ पर आपको 3% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो बचा 25% का पैसा है वो आप अदर बैंक्स में डिपॉजिट करोगे, जहाँ पर आपको थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल 5%, 6%, और उससे आप अपना पूरा बैंक चलाओगे। तो इस तरीके से पेमेंट बैंक काम करते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि जब ये लोग लोन नहीं दे सकते तो ये लोग क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग डेबिट कार्ड इशू करेंगे, ठीक है। दे विल इशू द डेबिट कार्ड, बिकॉज यहाँ पर पैसे निकालने की आज़ादी है, लेकिन आप लोन नहीं दे सकते हो। समझ में आया। और एक अकाउंट में मुश्किल से मुश्किल 1 लाख रुपए रख सकते हो। आपने कहा कितने छोटे लोगों के लिए बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए रख सकते हो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड और लोन अलाउड नहीं है, क्रेडिट कार्ड और लोन अलाउड नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को मत भूलना, क्रेडिट कार्ड और लोन अलाउड नहीं होता है यहाँ पर। फाइन, डन। पेमेंट में समझ में आया, आई थिंक समझ में आ गया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस अलाउड है। क्या अलाउड है? सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस अलाउड होती है, यहाँ पर लोन नहीं दिया जाता, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन डेबिट कार्ड इशू किया जाएगा, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर आप पैसा निकाल सकते हो। डेबिट कार्ड से क्या रहता है, अगर आपके अकाउंट में 5,000 है तो आप 2,000 निकाल सकते हो, उसी को बोलते हैं ना डेबिट कार्ड, ठीक है ना, ओके। और लोन नहीं दिया जाएगा। और ये लोग अपना पैसा कहाँ से रिकवर करते हैं? एक तो करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड से, जो भी पैसा आएगा कस्टमर को दे देंगे, और 25% से जो भी अदर बैंक को देंगे इंटरेस्ट रेट आएगा, उससे अपना प्रॉफिट चलाएंगे। प्रॉफिट से दैट मीन्स बैंक चलाएंगे, ठीक है। अपनी सैलरी, जो स्टाफ है उसको सैलरी देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक कंप्लीट बैंक होता है, ठीक है। कंप्लीट बैंक मतलब ये लोन भी देगा, और जो भी दैट मीन्स आप कह सकते हैं दैट मीन्स डिपॉजिट भी लेगा, ठीक है। इसे कंप्लीट बैंक कहते हैं। यहाँ पर पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है, वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन इनकी लिमिटेशन क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक अपना 75% जो लोन है प्रायोरिटी सेक्टर में देंगे। मैंने आपको प्रायोरिटी सेक्टर बताया था, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, वहाँ पर देंगे, ठीक है। 25% वहाँ पर देंगे, और 75%, और जो 25% है वो किसी को भी दे सकते हैं। 25% किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। 25% किसी को भी दिया जा सकता है। अब देखो ये नॉर्मल बैंक की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों को CRR भी मेंटेन करना पड़ता है, SLR भी मेंटेन करना पड़ता है, मतलब 18.5% का SLR और 4% का CRR भी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल बैंक है, बस ये इनकी एक लिमिटेशन ये होती है कि इनको जो 75% का लोन होता है वो प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ता है, और 25% कहीं पर भी दे सकते हैं, ठीक है। अब इनकी और भी लिमिटेशन होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 15% इसी को देंगे, 10% ग्रुप कंपनीज को नहीं देंगे, ये सब चीज़ें होती हैं, वो सब जानने की जरूरत नहीं है। बस आप बेसिक डिफरेंस समझो। पेमेंट बैंक में क्या होता है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ पेमेंट लेते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पेमेंट लेते हैं, और 75% देते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड में। अब जो वहाँ से इंटरेस्ट रेट आता है वो कस्टमर को ट्रांसफर कर देते हैं। अब कस्टमर सिर्फ और सिर्फ पेमेंट डेवलप करे, मतलब बैंक में हैबिट डेवलप करे कि बैंक में कैसे जमा करते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए उनको डेबिट कार्ड दिया जाएगा कि आप डेबिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हो, ठीक है, या अकाउंट में भी आके। और जो 25% है वो बैंक में जमा करते हैं, जिससे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट हाई मिलता है, और अपनी स्टाफ की सैलरी देते हैं और अपने बैंक को मेंटेन करते हैं। लेकिन मेरे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है वो पूरा पूरा बैंक होता है एक तरीके से, लेकिन ये रहता है कि उनको 75% प्रायोरिटी सेक्टर में अपना लोन देना पड़ता है, ठीक है। और 25% कहीं पर भी लोन दे सकते हैं, और जो भी पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा उससे अपना खर्चा वर्चा चलाएंगे, ठीक है। और जो अगली लिमिटेशन होती है, नहीं बाकी कोई लिमिटेशन नहीं, ठीक है। तो और मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ का। तो देखा, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है कंप्लीट बैंक होता है। पेमेंट बैंक सिर्फ और सिर्फ आप पैसे जमा करोगे और पैसे निकालोगे, कोई लोन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर लोन मिलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया। और भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी, मैंने नहीं बताई है, बिकॉज यूपीएससी नहीं पूछेगा। मैं आपको सिर्फ चाहता हूँ वही पढ़ें जो यूपीएससी पूछने वाला है। तो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस। तो हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन भी पढ़ लिया है, और डिजिटल पेमेंट भी कंप्लीट कर लिया। थोड़े बहुत इनिशिएटिव थे वो बस हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।